हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलिए, तो आगे वाले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, राइट। अभी आज जो हमें पढ़ना है ना बच्चों, वो हमें पढ़ना है चैप्टर का दूसरा पार्ट, दैट इज द ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? ओके। अब पीरियोडिक टेबल जो है ना वो साला बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो कैसे? तो देखो, अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल का खाली रफ एक आउटलाइन बना के दूं तो आपको पता है कुछ ऐसा उसका रफ आउटलाइन है, राइट। यहाँ पे जो है वो एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है और नीचे ऐसे अलग से एफ ब्लॉक है, राइट। अब होगा क्या बच्चों, ये जो एस ब्लॉक वाले हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, दे आर हाईली रिएक्टिव। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट है दे आर हाईली रिएक्टिव। अब जब एंड में जाओगे ना तो ग्रुप नंबर 18 को मार दो गोली। ग्रुप 18 तो इनर्ट गैस है, उसको मार दो गोली। यहाँ पे जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर 15, 16, 17 दे आर मोर रिएक्टिव अगेन, ये भी साले बहुत रिएक्टिव है। और ये जो बीच वाला है ना डी ब्लॉक वाले, वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, राइट। दे आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव। तो पहले वाले जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बीच में कम रिएक्टिव एलिमेंट, वापस ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, और अंत में तो जो 18 है वो तो कैसे है, नोबल है, उनको तो कुछ रिएक्शन ही नहीं करना है, इनको तो कुछ रिएक्शन ही नहीं करना है, राइट। अगर आप इसी ग्रुप की बात करो एस ब्लॉक में सारे मेटल होते हैं। एस ब्लॉक में क्या होता है बच्चों? एस ब्लॉक में सारे के सारे होते हैं मेटल्स। और मेटल्स में बच्चों आप देखोगे ना तो मेटल्स में जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। मेटल में जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। मतलब ऊपर कम रिएक्टिव मेटल है, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आने लगेंगे। ओके, यहाँ पे ग्रुप 16, 17, 18 यहाँ पे आपके नॉन मेटल होते हैं, राइट। ये सब क्या है बच्चों? नॉन मेटल है, दे आर नॉन मेटल्स। ओके, और नॉन मेटल में जब आप नीचे उतरोगे ना तो आप ऑब्जर्व करोगे कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जाता है। क्या होता है? नॉन मेटल में नीचे आने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होता जाएगा, बराबर। तो भाई ये क्या बात हुई कि मेटल में नीचे जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटल में नीचे जाने से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। तो कौन है जो ये सब डिसाइड कर रहा है? तो ये सब डिसाइड करने का काम करता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है जो रिपीटेडली या पीरियोडिकली रिपीट होते हैं और उसकी वजह से आपको इस टाइप का रिएक्टिविटी मिलने वाला है। वो प्रॉपर्टी जो है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस है। ओके, उसके बाद आएगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, आज दो प्रॉपर्टी करने वाले हैं हम। पहला करेंगे हम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस में किस तरह से वेरिएशन होगा, और फिर हम करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लेट्स सी दैट। चलिए, तो आ गया सबसे पहला प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। अब सबसे पहली बात, एक तो एटम है बहुत छोटा सा, कितना छोटा? 10⁻⁻10 से 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो एक तो एटम एक बहुत छोटा सा है और दूसरा एटम को कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के कुछ रीजन है, राइट। कुछ ऐसे चांसेस वाले रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, एग्जैक्ट बाउंड्री मिलने वाला नहीं है। तो इन दो चीज़ों की वजह से आप एटम का रेडियस जो है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। तो पहले तो मैं यही पॉइंट लिखूंगा कि रेडियस ऑफ एटम is difficult to measure. Radius of atom is difficult to measure. Why? Two reason. एक very small size, एक तो साइज बड़ा छोटा है, और दूसरा undefined boundaries, right? Okay? तो इन दो रीजन की वजह से एक तो इलेक्ट्रॉन का साइज मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो भी हम इलेक्ट्रॉन का रेडियस दो तरीके से मेजर करते हैं, कुछ होता है कोवेलेंट रेडियस, कुछ होता है मेटालिक रेडियस, राइट। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है वो देखते हैं। ओके, तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब है कि जब कोई दो एटम एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, राइट। दो एटम जब एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे तब उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका आधा कर दो। मतलब क्या है देखो, सो इट इज द हाफ ऑफ distance between center of nucleus of two atoms bonded by single covalent bond, right। और ये बेसिकली यूज होता है फॉर नॉन मेटल्स। कोवेलेंट रेडियस हम नॉर्मली यूज करते हैं किसके लिए? वी यूज द कोवेलेंट रेडियस नॉर्मली फॉर नॉन मेटल्स। हम नॉन मेटल के लिए कोवेलेंट रेडियस यूज करते हैं। चलिए बच्चों, मतलब क्या है? तो ये एक क्लोरीन एटम है, राइट। ये दूसरा क्लोरीन एटम है। चलिए, दोनों एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं,
दोनों एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। चलिए दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर, राइट। तो ये क्लोरीन का रेडियस कितना होगा, तो हम इसका आधा कर देंगे, तो वी कैन कंसिडर कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 198/2, दैट इज 99 पिकोमीटर, राइट। तो इस तरह से जब दो एटम एक दूसरे के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, राइट, तो जुड़ने के बाद दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा करेंगे, उसको हम लेंगे कोवेलेंट रेडियस, राइट। चलिए सिमिलरली एक दूसरा होता है मेटालिक रेडियस, यूज होता है फॉर मेटल्स, नाम में ही लिखा है ना, नाम में ही लिखा है भाई मेटालिक रेडियस, राइट। चलिए तो मेटालिक रेडियस में क्या होने वाला है, तो बेसिकली मेटल के जो एटम्स है, राइट, वो मेटल के क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं, वापस उस डिस्टेंस का आधा करेंगे, मतलब क्या है इसका, दिस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कोर्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स इन क्रिस्टल ऑफ मेटल, इन क्रिस्टल ऑफ मेटल। मतलब मान लीजिए कि ये आपका मेटल का टुकड़ा है, राइट। अब यहाँ पे ये एक मेटल का एटम है, ये दूसरा मेटल का एटम है, ये तीसरा मेटल का एटम है, ये उसका कोर है, न्यूक्लियस, राइट, ओके। यहाँ भी ये दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ओके। तो अगर आप एग्जाम्पल लो बच्चों कॉपर का, तो कॉपर के कोर में दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है तो 56 पिकोमीटर, तो हम ऐसा कह सकते हैं रेडियस ऑफ कॉपर दैट इज हाफ देन डिस्टेंस ऑफ दिस टू, दैट इज 128 पिकोमीटर। तो ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, राइट, ओके। मेटल के अंदर जो दो मेटल के एटम पास पास में हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और अगर नॉन मेटल है तो दोनों एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, राइट, तब उन दोनों के बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस, सेंटर के डिस्टेंस का आधा, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। तो ये दो तरह के रेडियस होते हैं, एक होता है कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल के लिए बॉन्ड लेंथ का आधा, मेटालिक रेडियस होता है मेटल के लिए दो कोर के डिस्टेंस का आधा, राइट। चलिए बच्चों, देयर आर सम टेक्निकल मेथड्स आल्सो जिससे आप रेडियस मेजर कर सकते हो। उसमें एक मेथड है बच्चों एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, और दूसरा होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, राइट। चलिए तो ये तो हो गया बच्चों रेडियस क्या होता है उसकी बात, ओके। अब हम बात करने वाले हैं कि रेडियस किस तरह से वेरी होता है, एक ही ग्रुप में नीचे उतरने से रेडियस कैसे वेरी होगा और पीरियड में आगे जाने से रेडियस कैसे वेरी होगा, लेट्स सी दैट। चलिए तो बात करते हैं वेरिएशन ऑफ रेडियस इन अ ग्रुप। तो बच्चों आप किसी भी एक ग्रुप का एग्जांपल ले लो, लेट मी टॉक अबाउट द ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से बच्चों, सोडियम, सबसे पहले आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कुछ ऐसा होगा बच्चों, हीलियम, उसके बाद 3s1, सोडियम में होगा बच्चों नियन, उसके बाद ओके यहाँ पे होगा 2s1, यहाँ पे होगा सोडियम के बाद 3s1, यहाँ पे आर्गन के बाद 4s1, यहाँ पे क्रिप्टॉन के बाद 5s1, और यहाँ पे होगा जेनॉन के बाद 6s1। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे ही आप किसी भी ग्रुप में नीचे उतरोगे, आप किसी भी ग्रुप में नीचे उतरोगे, नए नए ऑर्बिट जुड़ते जाएंगे। देखो यहाँ पे सबसे बाहर सेकंड ऑर्बिट था 2s है ना, यहाँ पे सबसे बाहर थर्ड ऑर्बिट आया, यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट आया, यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट आया, यहाँ पे सिक्स ऑर्बिट आया। तो किसी भी ग्रुप में आप नीचे जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द न्यू ऑर्बिट, नए नए ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के कंपेयर में सेकंड ऑर्बिट बड़ा होगा, सेकंड के कंपेयर में थर्ड ऑर्बिट बड़ा होगा, थर्ड के कंपेयर में फोर्थ ऑर्बिट बड़ा होगा। दैट इज वेरी सिंपल, राइट। तो यू कैन राइट हियर मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, न्यू cells will keep on adding, right? New cells will keep on adding, right? नीचे जाने पे क्या होगा बच्चों, नए नए शेल ऐड होते जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू दिस साइज और यू कैन से रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप। रेडियस ऑफ एटम क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा ग्रुप में नीचे जाने से। रेडियस ऑफ एटम इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो एक बात याद रखेंगे बच्चों, जैसे ही आप किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे, नए नए ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, तो रेडियस क्या होना है, इंक्रीज होने वाला है। रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप, राइट। समझ गए इतना। चलिए पीरियड में क्या होगा, सो लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल ऑफ पीरियड नंबर 2। पीरियड 2 का एग्जांपल लेते हैं, राइट। पीरियड 2 में एलिमेंट है आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, अगर आप आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा बच्चों, देखो
ओके, तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9। और अगर आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लिथियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s1, इसका होगा 2s2, इसका होगा 2s2 2p1, इसका होगा 2s2 2p2। आगे जाएंगे तो लास्ट में आएगा फ्लोरीन पे 2s2 2p5। मैं इनर्ट गैस की बात नहीं कर रहा, नियॉन में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न बताऊंगा क्यों। तो आप देखो बच्चों, जैसे ही आप किसी भी पीरियड में आगे गए तो क्या इलेक्ट्रॉन नए ऑर्बिट में गया ना, इलेक्ट्रॉन इज एडिंग इन द सेम ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में ही यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट के अंदर आता जाएगा तो साथ साथ में सेंटर में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। अब प्रोटॉन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का अपनी तरफ। तो क्या होगा, इससे सेंटर में इफेक्टिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको धीरे धीरे ज़्यादा अट्रैक्शन लगना चालू होगा एंड साइज इज गोइंग टू रिड्यूस, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से ऑर्बिट क्या होगा भाई, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा रेडियस में। वेरी सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों के इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन सेम ऑर्बिट मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, राइट। साथ साथ में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप क्या समझते हो बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आप समझोगे कि प्रोटॉन्स ये भी इंक्रीज हो रहे हैं सेंटर में, इंक्रीज इन सेंटर, राइट। इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में आते जा रहे हैं, सेंटर में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, राइट। एंड विच इंक्रीज attraction on outer orbit electrons, right, and because of that what is going to happen, hence size or you can say radius is decreased, right। तो जब भी बच्चों आप पीरियड में आगे जाओगे धीरे धीरे रेडियस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो पीरियड में आगे जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, राइट। यहाँ पे आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हो बच्चों। अब ये ऐड करोगे कि जब आप किसी ग्रुप में नीचे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन नए नए ऑर्बिट में बढ़ता जा रहा है और अंदर वाले ऑर्बिट कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो जो अंदर वाले ऑर्बिट कंप्लीट हो चुके हैं वो क्या करेंगे, सेंटर का अट्रैक्शन बाहर तक जाने से रोकेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो इसके अंदर जो सेकंड ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है वो सेकंड ऑर्बिट क्या करेगा, सेंटर का अट्रैक्शन बाहर तक जाने से रोकेगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, धीरे धीरे साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो एक और पॉइंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, इनर फील्ड ऑर्बिट, इनर फील्ड ऑर्बिट्स स्क्रीन द इलेक्ट्रॉन, स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो सेंटर का अट्रैक्शन बाहर तक जाने से रोकेंगे। तो हमने ऐसा सीखा कि ग्रुप में नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन नए नए शेल में आएगा, अंदर वाला शेल जो है वो सेंटर का अट्रैक्शन बाहर तक पहुंचने से रोकेगा, इसके लिए साइज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। चलिए, पीरियड में आगे जाने से इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर आता जाएगा, साथ में सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड साइज इज गोइंग टू रिड्यूस। समझ गए इतना। तो ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, पीरियड में ऐसे जाने पे साइज घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक और चीज, इनर्ट गैस किधर है। तो इनर्ट गैस जो है ना बच्चों, उसके लिए वान डेर वाल्स रेडियस कंसिडर करना होता है, बिकॉज इनर्ट गैस किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता, राइट। एंड वान डेर वाल्स इनर्ट गैस जो है वो एक एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, तो वहाँ पे हम वान डेर वाल्स रेडियस कंसिडर करते हैं। और इनर्ट गैस का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कंसिडर द बॉन्ड लेंथ और यू कैन से द रेडियस ऑफ द इनर्ट गैस इज वेरी ह्यूज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनर्ट गैस डज नॉट बॉन्ड with other atoms, hence their van der Waals radius is considered. Van der Waals radius is very high. तो जब भी बच्चों आपको इनर्ट गैस मिले तो इतना समझ लेना, इनर्ट गैस का रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनर्ट गैस में हम वान डेर वाल्स रेडियस कंसिडर करते हैं। तो एटम बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, राइट। तो वी कंसिडर कि उनका रेडियस भी कैसा होगा, बहुत ही बड़ा बड़ा होगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका एटॉमिक रेडियस का डिस्कशन। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द आयोनिक रेडियस। लेट्स सी दैट। चलिए, तो वेरिएशन ऑफ आयोनिक रेडियस, तो बेसिकली बच्चों दो टाइप के आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। चलिए देखते हैं पॉजिटिव आयन का रेडियस क्या होगा, राइट। सो द पॉजिटिव आयन, तो आपको इतना पता है बच्चों कि जब पॉजिटिव आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने वाले हैं, प्रोटॉन कहीं नहीं जाते, प्रोटॉन तो सेंटर में है, वो अपनी जगह ही रहेंगे।
तो कुछ प्रोटॉन निकल गए, तो डेफिनेटली है जो बच्चों जो बाकी बचे प्रोटॉन, बाकी बचे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यस और नो? अगर पॉजिटिव आयन बना, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, तो जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब उनके ऊपर प्रोटॉन का अट्रैक्शन तो बढ़ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉजिटिव आयन जो है ना वो ऑलवेज छोटी साइज का होता है कंपेयर टू द पेरेंट एटम, राइट? क्योंकि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दे विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो बाकी बचे कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, बेचारों को ज़्यादा अट्रैक्शन लगना। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बच्चों, सोडियम एंड Na+ की बात करो। नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम में भी 11 होता है, Na+ में भी 11 होता है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है अंटिल इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन, प्रोटॉन का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है? चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम न्यूट्रल है तो 11, Na+ है तो बचे 10। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे वही 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन को तो भाई ज़्यादा ही अट्रैक्शन लगेगा ना, तो साइज विल रिड्यूस। तो साइज की बात करोगे तो Na+ कैसा हो जाएगा भाई? छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट हैपन व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन? चलिए देखते हैं कि नेगेटिव आयन में क्या होगा। अब नेगेटिव आयन में क्या होगा बच्चों? नेगेटिव आयन तब बनेगा जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ना, तो एक तो प्रोटॉन को तो कुछ हुआ नहीं है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, और साथ साथ में जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है ना, वो अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ना, उसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक तो बबल होना चालू हो जाएगा, रिपेल होना चालू हो जाएगा, और सेंटर में बेचारे प्रोटॉन भी कम हो जाएंगे, है ना? कम मतलब वो तो उतने ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नेगेटिव आयन का साइज बड़ा हो जाता है ऑलवेज। नेगेटिव आयन ऑलवेज कैसा होगा बच्चों? बड़ी साइज का होगा। नेगेटिव आयन कैसा होगा? ऑलवेज आपका बड़ी साइज का रहने वाला है, राइट? रीजन क्या है बच्चों इसका रीजन ये है कि जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बीच में क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, अंदर अंदर एक दूसरे को रिपेल बहुत ज़्यादा करेंगे, देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और साथ साथ में दूसरी एक बात क्या होने वाला है भाई? तो दूसरा होने वाला है यहाँ पे डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से नेगेटिव आयन बड़ी साइज का हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्लोरीन एंड Cl-, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्लोरीन का 17, Cl- का भी 17, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में क्लोरीन में 17 होंगे, Cl- मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया 18। सिंपल सी बात सोचो, यहाँ पे 17 प्रोटॉन मिलकर 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और यहाँ पे वही 17 प्रोटॉन मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो डेफिनेटली रिपल्शन तो प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो तो कम हो जाएगा। अगर प्रोटॉन का अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, है कि नहीं? राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव आयन जो है वो बड़ी साइज का होता है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन हो। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बच्चों मैं आपको साइज डिसाइड करना रहेगा। ओके, एंड लेट्स टेक यू हैव Ca+2, you have K+, right, you have Cl- and you have S-2. ओके, अब अगर सबके अंदर बच्चों आप इलेक्ट्रॉन गिनो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर होता है 20 + 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 बचे कितने? ये 18। चलिए, पोटेशियम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 मतलब एक चला गया, बचा यहाँ भी 18। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया, कितना हो गया? ये भी 18। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ये भी कितना हो गया? 18। सबके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट अबाउट प्रोटॉन? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 19, 17 एंड 16। आप सोचो बच्चों किसके अंदर सबसे बड़ा साइज होगा? तो यहाँ पे देखो, प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन सबके सेम है, यहाँ पे प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है, 20 प्रोटॉन है। अगर प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज प्रोटॉन ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, सल्फर में प्रोटॉन खाली 16 है, सबसे कम प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन है खाली, और बाहर इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उतने ही है, 18 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है। तो 16 प्रोटॉन मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, या 20 इलेक्ट्रॉन मिलकर 18 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो 20 वाले ज़्यादा स्ट्रांगली खींच पाएंगे, बिकॉज ज़्यादा प्रोटॉन है, ज़्यादा चार्ज है सेंटर में। तो इसीलिए जो आपका पॉजिटिव है वो सबसे छोटा रहेगा, और नेगेटिव सबसे बड़ी साइज का रहेगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो, देयर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम अट्रैक्शन।
ऑन इलेक्ट्रॉन, देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे उल्टा होगा, देयर विल बी मिनिमम अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप? ओके चलिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3.5 है। ओके 3.5 में आपको ऐसा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। चलिए लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है वो बात करनी है आपको, ठीक है, लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों, लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है, आपको कुछ स्पीसीज दिए हुए हैं। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर, प्रॉब्लम नंबर 3.5 एंड स्पीसीज गिवन आर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम +3। चलिए देखते बात करते बच्चों इसके बारे में। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो इनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। ये दोनों एक ही पीरियड में होते हैं, और पीरियड में जब आप आगे जाते हो इस तरफ, तो पीरियड में आगे जाने से साइज़ क्या होता है? डिक्रीज होता है, जो हमने देखा। पीरियड में आगे जाने से वो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, है ना। चलिए तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो एल्यूमिनियम छोटी साइज़ का होगा। एल्यूमिनियम कैसा होगा बेटा? छोटी साइज़ का होगा, राइट। चलिए अब यहाँ से बन रहा है आपका Mg में से बन रहा है Mg+2। मुझे इतना पता है पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा हो जाता है, राइट। तो Mg+2 जो है उसके कंपेयर में Mg बड़ी साइज़ का होगा, Mg+2 के कंपेयर में Mg का साइज़ बड़ा होगा। और यहाँ पे Al के कंपेयर में Al+3 का साइज़ छोटा रहेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन बनेगा बच्चों उसका साइज़ छोटा हो जाता है ना। पॉजिटिव आयन का साइज़ कैसा होता है भाई? छोटा होता है। तो आपका आंसर आ चुका है, देखो। एक तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा था, राइट, और इसमें ऐसा कोई नहीं है जो मैग्नीशियम से बड़ा हो। मैग्नीशियम इटसेल्फ इज लार्जर देन एल्यूमिनियम, राइट। तो सबसे बड़ी साइज का कौन है बच्चों? मैग्नीशियम है, दिस इज द लार्जेस्ट, राइट। और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम छोटा था, और एल्यूमिनियम से भी छोटा कौन है? Al+3 आयन, तो दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट। तो एल्यूमिनियम +3 आयन कैसा रहेगा? जो दिया है उसमें से स्मॉलेस्ट रहने वाला है। एक बात आप दिमाग में डाल सकते हो बच्चों, जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा ना वो साइज में सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, बाकी बच्चों को बहुत अट्रैक्शन लगने वाला है। समझ लिए? तो ये था बच्चों आपका टॉपिक ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए बच्चों अब एक दूसरा टर्म पढ़ेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और उसका वेरिएशन। लेट्स सी दैट। चलिए आइए बात करते हैं ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है? गैसियस एटम में से। समझो बच्चों, तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल और यू कैन से गैसियस एटम, राइट। तो अगर ये आपका कोई X है गैसियस फॉर्म में, उसमें से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये खुद हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी भी गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। क्योंकि एनर्जी आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। यू रिक्वायर एनर्जी, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑलवेज कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन ऑलवेज कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, ठीक है। चलिए हमारा इंटरेस्ट है बच्चों ट्रेंड्स पढ़ने में। सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड्स इन, सबसे पहले देखते हैं बच्चों ट्रेंड्स इन ग्रुप। चलिए ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा? तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रुप में जैसे 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 हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नए नए ऑर्बिट में आता जाएगा, और वो सेंटर से दूर जा रहा है। सेंटर से दूर जा रहा है मतलब उसको अट्रैक्शन वैसे भी कम लगना है। अगर अट्रैक्शन कम लग रहा है मतलब आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मतलब ग्रुप में नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, आपको ज़्यादा एनर्जी देना नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मूविंग डाउन द ग्रुप डेल्टा HI क्या होने वाला है बच्चों? डिक्रीज होने वाला है। मूविंग डाउन द ग्रुप डेल्टा HI डिक्रीज। रीजन क्या है बच्चों? तो दो रीजन मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहला रीजन है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर इंक्रीज, राइट। इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर जाता जाएगा बिकॉज नए नए शेल ऐड होते जाते हैं, न्यू शेल्स आर एडेड, राइट। एक तो नए नए शेल ऐड होते जाएंगे, और दूसरा रीजन आप लिखोगे बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या लिखोगे? दूसरा रीजन आप लिखने वाले हो सेकंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट,
ऑफ इनर फील्ड इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर फील्ड इलेक्ट्रॉन। जो पहले से अंदर भरे हुए इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर का अट्रैक्शन बाहर जाने से और रोकेंगे, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी आसानी से निकलता जाएगा, राइट। तो किसी भी ग्रुप में आप नीचे जाओगे ना बच्चों, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर जा रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं, अट्रैक्शन बाहर जाने से रोक रहे हैं, तो वैसे भी उसको निकालना आसान होता जाएगा। मतलब ग्रुप में नीचे जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज ट्रेंड्स इन पीरियड, ट्रेंड्स इन अ पीरियड। चलिए पीरियड में क्या ट्रेंड है बच्चों, तो हमने ऑलरेडी सीखा था कि पीरियड में जब आप आगे बढ़ोगे ना, पीरियड में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में एंटर होगा, है ना। साथ साथ में सेंटर में क्या होना है भाई, साथ साथ में सेंटर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। सेंटर में चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना तो मुश्किल होता जाएगा, हाँ क्या ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मूविंग अक्रॉस पीरियड आपका जो डेल्टा एच आई है वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पीरियड में मूव करने से इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में मूव करने से क्या होने वाला है भाई, इंक्रीज होने वाला है। ओके, आगे देखते हैं क्यों इंक्रीज होगा, रीजन इलेक्ट्रॉन एंटर इन सेम ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन एंटर इन सेम ऑर्बिट। एक तो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घुसता जा रहा है अंदर, और दूसरा इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस, तो इन दोनों के ही वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। समझ गए। तो नॉर्मल ट्रेंड कहता है बच्चों ग्रुप में नीचे जाने से डेल्टा एच आई डिक्रीज होगा, रीजन ये रहे यहाँ पे, और पीरियड में आगे जाने से डेल्टा एच आई इंक्रीज होगा, रीजन यहाँ पे ये रहा, राइट। इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन एंटर इन द सेम ऑर्बिट एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच लीड टू increase in attraction on electron, right। चलिए बच्चों, ये तो हो गया आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात। अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उसे कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब है बच्चों, देखो इसका, तो ये आपका न्यूट्रल मेटल एटम है, मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूँ और ये बन चुका है M+। यहाँ पे जो मैंने एनर्जी दी वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच आई 1। मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, इफ आई वांट टू मेक इट M+2। अब जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहेंगे डेल्टा एच आई 2। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट इज डेल्टा एच आई 3। इतना ध्यान रखना बच्चों, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना है, बढ़ने वाला है। दैट मीन्स डेल्टा एच आई 1 के कंपेयर में डेल्टा एच आई 2 ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है भाई, रीज़न बहुत सिंपल है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद बाकी बचे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ आया। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होंगे, न्यूट्रल है। पॉजिटिव आयन बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, प्रोटॉन तो उतने ही है, तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। यस और नो। इसीलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज बढ़ता जाता है, राइट। इसका रीजन मैं लिखूंगा यहाँ पे, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बाकी बचे कुछ इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, राइट। तो पहले के कंपेयर में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, सेकंड के कंपेयर में थर्ड ज़्यादा है। दिस ट्रेंड इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, ये ट्रेंड एंटायरली करेक्ट नहीं है। रीज़न ये है कि जब भी आयोनाइजेशन का क्वेश्चन आए ना आपको एग्जाम में, तो आपको ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का सहारा लेना है। ओके, मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पे एबनॉर्मल ट्रेंड क्या है। लेट्स सी, एबनॉर्मल ट्रेंड बार बार पूछे जाते हैं, विल सी दैट, लेट्स सी। चलिए, तो जैसे मैंने कहा, जब भी आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सहारा जरूर लेना। देखिए उसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल एबनॉर्मल ट्रेंड,
इफ़ आई टॉक अबाउट पीरियड नंबर 2 में आपका एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन की तो बात ही मत करो, वो तो इनर्ट गैस है, उसका तो ऑक्टेट पूरा भरा हुआ है। ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। दिस इज अ वेरी हाई डेल्टा एच आई, क्यों? बिकॉज उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बच्चों? ड्यू टू स्टेबल आउटर कॉन्फ़िगरेशन। उसका तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा भरा है, उसमें तो कुछ भी छेड़खानी करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। ओके चलिए, अब नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है? दिस इज ऑल अबाउट पीरियड नंबर 2। नॉर्मल ट्रेंड कहता है कि ऐसे आगे जाने से आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, जो अभी हम पढ़ के आए। क्योंकि इस तरफ आगे जाओगे तो धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। मतलब ये आपका नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए। दिस शुड बी द नॉर्मल ट्रेंड, राइट। बट दो जगह पे यहाँ पे गड़बड़ है। पहला गड़बड़ यहाँ पर है बेरिलियम बोरॉन, और दूसरा गड़बड़ यहाँ पर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। चलिए दोनों रीज़न बताता हूँ आपको। तो अगर आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बच्चों, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। मतलब यहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन 2s में से निकालना पड़ेगा। अब 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ में होता है ना बच्चों, तो उनको निकालना मुश्किल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है, इस पेयर में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल सेंटर के ज़्यादा पास होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s2। वाई? 2 रीज़न है बच्चों उसका। पहला रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन कपल में है, कपल तोड़ना मुश्किल है। और दूसरा मोर पेनेट्रेशन ऑफ 2s ऑर्बिटल, मोर पेनेट्रेशन ऑफ 2s ऑर्बिटल इन न्यूक्लियस। तो 2s ऑर्बिटल सेंटर के बहुत पास होगा, इसलिए 2s वाले को ज़्यादा अट्रैक्शन लगने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2p से निकालना है। 2p में एक तो बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन है, राइट, और p ऑर्बिटल डम्बेल शेप में होता है, जो सेंटर से थोड़ा दूर रहेगा। मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज इजी टू रिमूव। 2p का इलेक्ट्रॉन कैसा है बच्चों? 2p का इलेक्ट्रॉन है इजी टू रिमूव। तो इसीलिए अगर आप कंपेयर करोगे बेरिलियम एंड बोरॉन, तो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है। तो बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरॉन से ज़्यादा रहेगा। ये पहला एबनॉर्मल ट्रेंड दिमाग में डाल लेना। एबनॉर्मल ट्रेंड से बहुत पूछे जाते हैं, राइट। तो ये दिमाग में डाल देना बच्चों, एबनॉर्मल ट्रेंड जो है वो। चलिए दूसरा देखते हैं, राइट। इस इधर क्या गड़बड़ है? तो अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बच्चों, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, राइट। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन 2p3 में से निकालना है। ओके, 2p का मतलब क्या है? 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है। 2p4, p के 3 ऑर्बिटल, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर अगर आप देखो ना, तो ये हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है। हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एंड वी नो दैट हाफ फील्ड p ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए आपको अगर हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन p4 वाला है, देखो यहाँ पे ये जो p4 में चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, दिस कैन बी इजीली रिमूव्ड, क्योंकि अगर ये निकल गया ना तो उसके बाद ऑक्सीजन भी हाफ फील्ड हो जाएगा। अगर ये निकल गया तो उसके बाद ऑक्सीजन भी कैसा हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है, इसमें से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, राइट। तो यहाँ भी एबनॉर्मल ट्रेंड आएगा। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा। तो ये जनरल ट्रेंड है बच्चों। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है। कभी भी आपको ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 मिलाना, तो ग्रुप नंबर 15 हैज़ मोर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 का ऑलवेज कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। हाँ, बट एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा ना, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा कंपेयर टू द नाइट्रोजन, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझ सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बता दी है, ठीक है, कि पीरियड में ग्रुप में आगे जाने से इट विल डिक्रीज, पीरियड में आगे जाने से इंक्रीज होगा, और 2 जगह पे ये एबनॉर्मल ट्रेंड्स आपको दिमाग में अच्छे से डालना है। मैंने सारा रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आज का क्लास जो है वो हम वाइंड अप करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3.6 आपको ऐसा डेटा दिया हुआ है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 496, मैग्नीशियम इज 737, सिलिकॉन इज 786। सवाल ये पूछा है कि प्रिडिक्ट द डेल्टा HI1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज क्लोजर टू दिस वैल्यू 575 और इट इज क्लोजर टू 760। तो बच्चों आप यहाँ पे पहले एल्यूमिनियम को अरेंज करने की कोशिश करो। मैग्नीशियम 12 नंबर का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम 13 नंबर का एलिमेंट है, सिलिकॉन 14 नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। ओके चलिए, अब एक सिंपल सी बात है बच्चों कि मैग्नीशियम का दिया है आपको 737 और ये आपको दिया है 786। इसका कितना होगा, 575 होगा या 760 होगा? दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, राइट। अब बच्चों आप मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, मैग्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन में आएगा बच्चों नियॉन और उसके बाद आएगा 3s2। एल्यूमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन में आएगा बच्चों नियॉन, उसके बाद आएगा 3s2 3p1। वही सेम रीज़न, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन s में से निकालना है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन p में से निकालना है। p वाले को इतना अट्रैक्शन लगता नहीं है, दल बी लेस अट्रैक्शन, दल बी लेस अट्रैक्शन। ही यहाँ पे अट्रैक्शन कैसा रहेगा, कम रहेगा, मतलब एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो अगर आप डेल्टा HI कंपेयर करो ना तो मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो मैग्नीशियम का 737 है, एल्यूमिनियम का इससे कम वैल्यू होगा, इससे कम मतलब कितना होगा 575। तो एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 575 से ज़्यादा पास में होगा, राइट। चलिए तो यहाँ पे आपके पहले 2 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होते हैं, बाकी 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।